हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ा और उसमें हमने जो मेथड पढ़ा था वो था डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन मेथड में हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, यूजिंग कोलॉइडल मिल, ब्रेडिग्स आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन। ठीक है, ये तीनों मेथड्स हमारे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन मेथड। देखो, डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या था, उसको तोड़ा था हमने। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग समझो। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना। ब्रेक करके हम उसको कोलॉइडल रेंज में ले आए, चाहे हमने इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ किया। आज हम यूज़ करेंगे कंडेंसेशन मेथड, जिसके अंदर हम कोलॉइडल रेंज में लाने के लिए पार्टिकल्स को उनको एग्रीगेट करेंगे या उनके अंदर कंडेंसेशन करेंगे, उनको पास लाएंगे, तभी जो है उनका कोलॉइडल रेंज आएगा। इसका मतलब इन पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा था कोलॉइडल रेंज से, इनका साइज़ बड़ा था, तो तोड़ने के बाद वो कोलॉइडल रेंज में आए। यहाँ पर साइज़ छोटा है और उनको पास लाने के बाद वो थोड़े से कोलॉइडल रेंज में आए। कुछ हद तक इस तरीके से तुम समझ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड तुमने पढ़े हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स वो होते हैं जिसके अंदर डिस्पर्शन फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम दोनों में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती हैं और उनको डायरेक्टली हमने मिक्स किया। मान लो ए और बी 2 कंपोनेंट थे, एक डिस्पर्शन फेज़ एक डिस्पर्शन मीडियम है, दोनों को हमने मिक्स किया और वो मिक्स हो गए और वो किस में आ गए, जो हमारे पास सॉल्यूशन ए बी बना वो कैसा बना, दैट कम्स इन द कोलॉइडल रेंज। बट लायोफोबिक में ऐसा नहीं होता। लायोफोबिक कोलॉइड्स अपने आप नहीं बनते, उनको बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो हमने कल डिसइंटीग्रेशन मेथड में किया। 3 मेथड्स हमने यूज़ किए। आज हम कंडेंसेशन मेथड में यूज़ करेंगे। इसमें हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे, बाय डबल डिकम्पोजिशन, बाय रिडक्शन, बाय ऑक्सीडेशन एंड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हम सबसे पहले आते हैं बाय डबल डिकम्पोजिशन। आर्सेनिक ऑक्साइड है यहाँ पर AS2O3। अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन सल्फाइड से कर दें तो क्या होगा, आर्सेनस सल्फाइड हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा और वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो डबल डिकम्पोजिशन हमने इसलिए कहा क्योंकि हम 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही यूज़ हो रही हैं सोल प्रिपरेशन में। ठीक है, दोनों रिएक्शन करके दोनों का डिकम्पोजिशन हुआ है, तभी हमें आर्सेनस सल्फाइड का सॉल मिला है। When H2 gas is passed through a dilute solution of arsenous oxide in water, a colloidal solution of arsenous sulfide is prepared. अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन, ये गोल्ड क्लोराइड है AuCl3, Au गोल्ड का सिंबल है। यहाँ से हमें गोल्ड सोल चाहिए। तो देखो, अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। मीन्स जो हमारा गोल्ड सोल प्रिपेयर हुआ वो रिडक्शन से हुआ, इसलिए हमने इस मेथड को क्या कहा, बाय रिडक्शन। ठीक है, अगर हमारा गोल्ड सोल, कोई भी सोल अगर ऑक्सीडेशन मेथड से प्रिपेयर हो रहा है, जैसे यहाँ पर सल्फ़र की बात करें हम, सल्फ़र यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इस मेथड को हम कहेंगे बाय ऑक्सीडेशन मेथड। बाय हाइड्रोलिसिस, लास्ट वन, बाय हाइड्रोलिसिस, FeCl3 के अंदर अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं, हम फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते हैं वाटर के साथ, तो FeOH3 बन जाता है और HCl रिलीज़ हो जाता है। तो ये हाइड्रोलिसिस हुआ है यहाँ पर FeCl3 का, जिसकी वजह से हमारा जो सोल है FeOH3 का वो प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं जो आपको करने हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपरेशन के बाय कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बात की, कल और आज 2 मेथड्स हमने डिस्कस किए, 2 तरह के मेथड्स हमने डिस्कस किए, डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ ली कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। ब्राउनियन मूवमेंट हमने पढ़ा, टिंडल इफेक्ट पढ़ा, स्टेबिलिटी के बारे में बात की, पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर या नेगेटिव चार्ज है वो कैसे आता है उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। सबसे पहले तो बेटा कोगुलेशन का मीनिंग समझ लो कि कोगुलेशन क्या है। कोगुलेशन है जस्ट अपोजिट टू द
फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं हम, उसका जो अपोजिट है, कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने क्या किया, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम को एक दूसरे के साथ ला दिया। ए और बी को हमने साथ ले आए। अगर वो लायोफिलिक हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं मिक्सिंग करने से ही, और लायोफोबिक हैं तो हमने स्पेशल मेथड्स का यूज़ करके ले आए। लेकिन अगर हम इन दोनों को फिर से सेपरेट करना चाहें, हम ए को अलग कर दें, मान लो ए हमारा डिस्पर्शन मीडियम है और बी हमारा डिस्पर्शन फेस है, तो जो बी के पार्टिकल्स हैं उनको हम इकट्ठा कर दें, ए से अलग कर दें, तो उस मेथड को हम, उस चीज़ को हम कहेंगे कोगुलेशन। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं इसको हम, इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स so as to change them into large size particles which ultimately settle as a precipitate। मीन्स उनका साइज़ इतना बड़ा हो जाए कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन में ना रह पाएँ और वो इकट्ठे होके क्या बना दें, बी इकट्ठे होके क्या बना दें, प्रेसिपिटेट्स बना दें। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम अलग दिखाई दे और डिस्पर्शन फेज अलग दिखाई दे। अब कोगुलेशन इज़ जनरली ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जनरल मेथड्स पढ़ते हैं, किन किन मेथड से यूज़ कर सकते हैं। कल हमने प्रॉपर्टीज़ में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में एक मेथड पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है कि कोलाइडल, हमें पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों बनते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक कोई पर्टिकुलर चार्ज होता है। जैसे हमने कहा FeOH3 है, इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये इसका एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है इसका, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और अगर मैं गोल्ड का सोल कहूँ तो गोल्ड के सोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सिल्वर सोल पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मान लो मैंने यहाँ पर गोल्ड सोल डाला है, मैंने यहाँ पे गोल्ड सोल डाला है, तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगी तो क्या होगा, क्योंकि गोल्ड सोल के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा और यहाँ जाकर इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोलिसिस तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पहले ही 3rd चैप्टर हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अगर ये होता FeOH3 का सोल होता तो ये कहाँ जाता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ जाके न्यूट्रलाइज हो जाता और कोगुलेट हो जाता है ना। और यहाँ क्या रह जाता, डिस्पर्शन मीडियम। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस is a method used for coagulation. Colloidal particles migrate to opposite charged electrode when electricity is passed through the soul. Particles get discharged and get coagulated on the surface of the electrodes. ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड हो गया। हमें ऐसे ऐसे 5 मेथड्स करने हैं, 5 मेथड्स हैं, 5 में से 5th वन हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करेंगे। और जो ये 4 हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले भी हो चुका है, यहाँ से तुम नोट्स बना सकते हो, NCERT में बिल्कुल परफेक्टली दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। इलेक्ट्रोफोरेसिस के मैंने नोट्स में अच्छे से दे दिया है, थोड़ा सा डिटेल करेंगे, इसका भी नोट्स में थोड़े डिटेल में दिया हुआ है। 2nd, 3rd और 4th मेथड आप इसमें से देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल, अगर एक सोल पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे सोल पे नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों को हम मिक्स कर दें तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे फेरिक ऑक्साइड का सोल हो जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और आर्सेनस सल्फाइड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हम दोनों को पास ले आएंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे वो। दे विल लीव द कोलाइडल रेंज, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज को वो छोड़ जाएंगे, उससे बड़े साइज़ के हो जाएंगे। 3rd मेथड है बाय बॉयलिंग। जब हम बॉयल करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को तो उसके सरफेस पे जो एडजॉर्ब पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से उस पर चार्ज डेवलप हुआ था, जैसे हमने बात की थी कि FeOH3 जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों है, क्योंकि हमने उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, FeCl3 डाला, तो उसमें से उसने Fe3 पॉजिटिव आयंस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया, और इस वजह से ये दो मॉलिक्यूल FeOH3 के हैं मान लो, तो ये एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे क्योंकि दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज है। अब
अगर ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा? कोगुलेट हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे। अब वो ख़त्म कैसे किया जाए? बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग दोनों ही मेथड से हो जाता है ये। बॉइलिंग से क्या होगा कि इसके सरफेस पे जो बॉम्बार्डमेंट बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी बॉइलिंग की वजह से, जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाएंगे और रिडक्शन की वजह से ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा। जब चार्ज ख़त्म हो गया, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे विल गेट कोगुलेटेड। ठीक है। फ्रीजिंग में क्या होता है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही फ्रीज होता है ना। तो जब डिस्पर्शन मीडियम फ्रीज हो जाएगा तो डिस्पर्शन फेज जो है वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और वो कोगुलेट हो जाएंगे। तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग में ये होता है, एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, ये वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाली बात है। कल भी हमने बात की थी कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास कराया जाता है तो डिस्पर्शन मीडियम जो है वो मूव कर जाता है। जो डिस्पर्शन फेस है वो जनरली मूव नहीं कर पाता। इसके अलावा जो कोलाइडल जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला था, जो हमने पेप्टाइजेशन में पढ़ा था, पेप्टाइजिंग एजेंट जो हमने डाला था, मान लो हमने KOH डाला है किसी सोल के अंदर, तो वो पास हो जाता है, वो निकल जाता है। और जो पेप्टाइजिंग एजेंट जिसने स्टेबिलिटी लाई थी वो ख़त्म हो गया। हम कहते हैं कि अगर लायोफोबिक है कोई सोल, A और B एक दूसरे के क्लोज नहीं आ रहे, हमने KOH ऐड कर दिया एज अ पेप्टाइजिंग एजेंट, इन दोनों को हमने क्लोज ले आए हम और इसको कोलाइडल रेंज में ले आए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है AB वो कोलाइडल रेंज में आ गया बिकॉज ऑफ दिस KOH, क्योंकि उसने प्रेफरेंशियली कोई एक आयन एडजॉर्ब कर लिया अपने सरफेस पे, है ना। तो इस केस में क्या हुआ कि डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्पर्शन फेस घूम रहा है, मतलब A मान लो डिस्पर्शन मीडियम है और B जो है डिस्पर्शन फेस है, तो वो उसके अंदर कोलाइडल रेंज में आके घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? क्योंकि B के ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज है। अगर हम वो चार्ज हटा दें, जब हम इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा अपना पूरे कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट लेके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ B बचा और B के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो क्या होगा? कोगुलेट हो जाएगा, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे वो। ठीक है। तो ये होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब हमने पास किया, जब हमने परसिस्टेंट डायलिसिस की। लास्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे थोड़े डिटेल में, जिसको मैंने बोला था, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे होगा बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? मान लो हमारे पास ये है कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर मैं नेगेटिवली चार्ज को इलेक्ट्रोलाइट डालूंगी इसके अंदर तो वो क्या करेगा? इससे कंबाइन कर लेगा, कंबाइन कर लेगा तो ये इनके ऊपर चार्ज ख़त्म तो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और कोगुलेट हो जाएंगे। तो इसी की बात हम कोगुलेशन में करेंगे आज। कोगुलेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। जनरली द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्ट टेक अप द आयंस which are oppositely charged and then get neutralized. The ion which brought in coagulation is called as coagulating ion. वो आयन जिसको वो एब्जॉर्ब करता है, कंबाइन करता है जिससे, उसको हम कोगुलेटिंग आयन कहेंगे। When the concentration of added electrolyte is low, देखो ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम मान लो एक सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सोल है सॉरी, जिसके अंदर 10 ग्राम कोगुलेटिंग आयन चाहिए उसकी कोगुलेशन करने के लिए, अगर हमने 1 ही ग्राम डाला तो क्या होगा? जितने भी थोड़े से पार्टिकल्स थे उसने कंबाइन किया, उनसे कंबाइन किया और कंबाइन करके वो सरफेस पे आ गया। लाइक ये हमारा सोल था, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला, थोड़ा ही डाला था हमने, तो वो क्या किया? कुछ पार्टिकल्स को वो कोगुलेट कर देगा और वो क्या करेंगे? सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएंगे, क्योंकि उनका वेट इतना ज़्यादा तो है नहीं कि वो नीचे चले जाएँ, है ना। तो उसको हम फ्लॉक्यूलेशन कह देंगे। मीन्स एक तरह का कोगुलेशन ही है, लोअर कंसंट्रेशन में हम उसको फ्लॉक्यूलेशन कह देंगे। अगर हम इसको दोबारा से शेक कर दें अच्छे से हिला के, तो ये दोबारा से कोलाइडल रेंज में आ सकता है। लेकिन जब हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये पार्टिकल्स का साइज़ बढ़ता जाएगा, उनका वेट बढ़ेगा तो वो नीचे जाएंगे और नीचे जाके प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है। तो कोगुलेशन कौन लाता है? इलेक्ट्रोलाइट लाता है। क्यों लाता है? बिकॉज अपोजिटली चार्ज्ड
आयंस जो हैं जिनको हम कोगुलेटिंग आयन कहते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन के सरफेस पर, जो डिस्पर्शन फेस है उसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, उसके चार्ज को ख़त्म कर देंगे। अब आता है कोगुलेटिंग वैल्यू। हमें कैसे पता चले कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अच्छा है कोई पर्टिकुलर कोगुलेशन करने के लिए, कौन सा नहीं है। तो हम देखते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को उसकी कोलाइडल रेंज से बाहर लाने के लिए, कोगुलेट करने के लिए जितना भी हमें सब्सटेंस डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, मिलीमोल्स में हम जनरली लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे कोगुलेटिंग वैल्यू। अब जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम है वो उतना ही कम यूज़ होगा। मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका हमें 5 मिलीमोल्स यूज़ करना है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट उसी के 10 मिलीमोल्स ले रहा है उसी पर्पज़ के लिए, उसी की कोगुलेशन करने के लिए, उसी सैंपल की। तो कौन सा अच्छा है? जो कम अमाउंट में यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस है वो कम हो रहा है, हमें कम अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो जिसकी जिसकी कम से कम वैल्यू होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू होगी, वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा फॉर ब्रिंगिंग अबाउट कोगुलेशन। तो कोगुलेशन इज कॉल्ड कोगुलेटिंग और so as to bring about complete coagulation is called coagulating और flocculation और precipitation value। तीनों ही हम इसको कह लेते हैं, इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोगुलेटिंग वैल्यू भी वही होती है, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू भी वही होती है, एंड प्रेसिपिटेशन वैल्यू भी वही होती है। ठीक है। हार्डी-शुल्ज़ लॉ, ये लॉ बताता है कि कैसे ये जो वैल्यू है ये अलग अलग क्यों है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग क्यों है, कौन सा इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा कम इफेक्टिव होगा। तो इफेक्टिव आयन फॉर ब्रिंगिंग कोगुलेशन आर दोज विच कैरी चार्ज अपोजिट दैट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास जो सोल है वो नेगेटिवली चार्ज है तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन होना चाहिए ताकि वो इसके साथ कंबाइन कर ले और इसके चार्ज को ख़त्म कर दें। ठीक है। दूसरी बात, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेटिंग आयन ग्रेटर इज़ द पावर ऑफ टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। जितनी भी उसकी आयन की वैलेंसी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसकी पावर होगी, उतना कम अमाउंट उसका यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना है अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो अगर उसके पास 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू 1 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू 1 पॉजिटिव। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही बात करेंगे। कल इसी से रिलेटेड हार्डी-शुल्ज़ लॉ और ये जब कोगुलेशन और कोगुलेटिंग वैल्यू ये सब तुम पढ़ लोगे, उसके बाद हम कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड और गोल्ड नंबर। ठीक है। तो आज तुम इतना जितना भी मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स प्रिपेयर करोगे और इनकी पिक्चर्स मुझे भेजो।